हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। ये टेस्ट नंबर 8 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। RO GS वर्ल्ड का। इस टेस्ट के जो भी क्वेश्चन बचे थे वो इस टेस्ट में कवर किए जाएंगे। 70 तक हो गए थे, 71 से 140 तक इस टेस्ट में पूरा होगा, ठीक है। चलिए इनको देखिए, रिवाइज कीजिए जल्दी जल्दी से। आसान आसान से क्वेश्चन है। 71 में पूछा है, लोक लेखा समिति के संदर्भ में बताइए। पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में पूछा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या होता है, हम लोग 22 मेंबर पढ़ते हैं। 22 मेंबर में से 15 और 7 का रेशियो होता है ना। 15 मेंबर जो रहते हैं ये लोकसभा से रहते हैं और 7 मेंबर ये राज्यसभा से रहते हैं, अपर हाउस से रहते हैं। और इस कमेटी का जो चेयरमैन रहता है ये विपक्षी पार्टी का मेंबर होता है या फिर लीडर होता है, ठीक है। कीजिए, पहले में लिखा है यहाँ पे समिति में 22 सदस्य होते हैं, ठीक है, ये बात सही है। दूसरा है 15 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, ये गलत लिखा है। ये लोकसभा से होते हैं ना 15 सदस्य, और 7 सदस्य ये राज्यसभा से होते हैं। यहाँ पे उल्टा लिख दिया इन्होंने, दूसरा गलत हो जाएगा। इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष दल से होता है, ये बात भी ठीक है। पहला और तीसरा सही है, यहाँ पे पहला और तीसरा ठीक हो जाएगा। 72 में पूछा है नेशनल इमरजेंसी यानी 352 के बारे में पूछ रहे हैं ना। हम लोग इमरजेंसी जो पढ़ते हैं 352 में पढ़ते हैं, 356 में पढ़ते हैं और 360 में पढ़ते हैं। जिसमें 352 में होता है नेशनल इमरजेंसी, 356 में यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल होता है और 360 में यहाँ पे वित्तीय आपातकाल होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, यानी ये 352 के बारे में ही पूछ रहे हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना, ये फैक्ट पूछे जाते हैं। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि हर 6 महीने पर संसद से यहाँ पे अनुमति लेनी पड़ती है। उद्घोषणा कौन करता है, प्रोक्लेमेशन कौन करता है, प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट करते हैं। और हर 6 महीने पर संसद से अनुमोदन की ज़रूरत पड़ती है। और संसद 6 महीने के अंदर अगर रेटिफाई नहीं करती है तो फिर ये जो 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा रहा है ये लैप्स कर जाएगा। क्लियर है, पहली बात सही है। दूसरी बात है, एक बार संसद द्वारा मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह तक जारी रहता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों बातें सही हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 73 में 92वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था, 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी। अब यहाँ पे देखिए, सारा रिकॉल कर लीजिए, सारी यहाँ पे जो बातें हुई थी ये भाषाओं वाली, तीनों को याद कर लीजिए। 3 बार जोड़ी गई हैं। आपको 21 याद रखना है, 21 के बाद 71 याद रखना है, और इसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा गया है 92 याद रखना है, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन, 71वां और 92वां। टोटल भाषाएं कितनी है, 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं, यानी बाद में कितनी जोड़ी गई, बाद में 8 भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है। और ये 8 भाषाएं इन्हीं संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं। अब देखिए, 21 से 1 भाषा जोड़ी गई, 71 से 3 भाषाएं जोड़ी गई और 92 से 4 भाषाएं जोड़ी गई। टोटल कितनी हो गई, टोटल ये 8 हो गई। ये जो 1 भाषा जोड़ी गई थी, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया, 21वें संविधान संशोधन से 1 भाषा सिंधी भाषा जोड़ी गई, ठीक है। 71 से 3 जोड़ी गई थी जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली थी। 92 से 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सब हम लोग पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखा कीजिए। और साथ में ये भी ध्यान रखना होता है कि ये जो संविधान संशोधन हुए इनका ईयर पूछ लेता है। तो 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, और 92वां संविधान संशोधन जो था ये 2003 में हुआ था, ठीक है। बहुत सारे फैक्ट हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ और फैक्ट भी छूट रहे हैं, जैसे 22 भाषाएं हैं, ठीक है, क्लियर है। मूल संविधान में 14 थी, ये भी हम लोगों ने सीख लिया। यहाँ पे कौन कौन सी भाषाएं नहीं है ये थोड़ा ध्यान रखना है। अंग्रेजी भाषा याद रखना है और संस्कृत भाषा याद रखना है, ये दोनों भाषाएं इन 22 भाषाओं में नहीं है, ठीक है, अंग्रेजी और संस्कृत। अब प्रश्न में आपसे 92 से पूछा गया था, तो यहाँ पे बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली हो जाएगा। नेपाली दिख रही है, नेपाली तो ये जोड़ी गई थी 71 से, तो दूसरा ऑप्शन तो नहीं है। और इसमें मणिपुरी भी दिख रही है जो नहीं थी, ठीक है, तो 134 हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। क्लियर है। चलिए 74 देखिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं बताइए। वाइस प्रेसिडेंट हम लोग 52 पढ़ते हैं ना, आर्टिकल 52 में क्या है, यहाँ पे लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। 53 में हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे 2 आर्टिकल पढ़ते हैं 53 में, 53 सब क्लॉज 1 और 53 सब क्लॉज 2। इसमें ये लिखा है कि सारी जो कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं
ये प्रेसिडेंट में निहित है, ये सब क्लॉज 1 में है। और 53 सब क्लॉज 2 में यहाँ पे सुप्रीम कमांडर की बात हुई है कि ये जो तीनों आर्म फोर्सेस हैं इनका सुप्रीम कमांडर कौन होगा, ये प्रेसिडेंट होगा। ये 53(2) में लिखा है। अब इस क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए अब तक, क्योंकि इतने सारे MCQs आप लोग लगा चुके हैं कि आपसे जानना क्या चाह रहा है। वो आपसे बस इस फैक्ट के बारे में जानना चाह रहा है, बाकी तो आप लगा लोगे। भारत का नागरिक हो, ठीक है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, ठीक है, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात हो तो उसके पास योग्यता होना चाहिए राज्यसभा सदस्य बनने की। इसी तरह प्रेसिडेंट के बारे में भी पूछा जाता है, तो प्रेसिडेंट के केस में यहाँ पे राज्यसभा की जगह लोकसभा लिखा रहता है। तो प्रेसिडेंट की जगह पे आप लोकसभा याद रखेंगे कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए प्रेसिडेंट के पास, और वाइस प्रेसिडेंट के पास राज्यसभा सदस्य बनने की। क्लियर है? यहाँ पे तीनों सही हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 75 देखिए, भारतीय संविधान के आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं कर सकते हैं ऐसा प्रावधान कौन से बाद में आया था? ये तो महा इजी है, केशवानंद भारती मामला 1973। जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है संसद के द्वारा। 368 आर्टिकल, इस ये जो आर्टिकल है ये शक्ति देता है ना संसद को कि संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन 368 बेसिक स्ट्रक्चर पर काम नहीं करता। बी ऑप्शन सही है। 76 में सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? सर्विस सेक्टर, ये टर्सरी सेक्टर होता है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है, सेकेंडरी सेक्टर में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है, उद्योग वाली मैन्युफैक्चरिंग। और तृतीयक सेक्टर जो होता है इसे बोला जाता है सर्विस सेक्टर, यानी सेवा क्षेत्र। और ये चतुर्थक क्षेत्र जो है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था दृष्टि टेस्ट सीरीज में, अगर आपको याद हो तो। 77 देखिए, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है एपेक है, के संदर्भ में बताइए। ये जो संगठन है इसमें 21 मेंबर हैं, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये सिंगापुर में है, ये बात भी ठीक है। एपेक सदस्य अर्थव्यवस्थाओं का लक्ष्य संतुलित, समावेशी, संपोषणीय तथा समृद्धि का सृजन करना है। ये तो लगभग हर एक ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य होता है, तो यहाँ पर सभी सही हैं, ठीक है। मेन जो फैक्ट हैं ये आपको याद रखना है, 21 मेंबर और सिंगापुर। मेंबर भी अगर याद नहीं है तो कम से कम हेडक्वार्टर ही याद रखें, तो यहाँ पे सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फेमा के बारे में पढ़िए, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है इसके बारे में बताइए। फेमा का उद्देश्य विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना एवं विदेश व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से विदेशी भुगतान को अधिक से अधिक सुविधाजनक बनाना है, ईज बनाना है, ठीक है। 1 जून 2002 को भारत में फेरा का स्थान पर फेमा लागू किया गया। एक फेरा होता था, अब फेरा की जगह फेमा है, ये बात ठीक है। और फेमा के अंतर्गत 2 सिद्धि का दायित्व परिवर्तन एजेंसी पर होता है, ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फेरा में जो यहाँ पे प्रोविज़न था, फेरा के अंतर्गत ये दायित्व वाली जो बात की गई है ये खुद इंडिविजुअल होता था, व्यक्ति पर होता था, लेकिन यहाँ पर फेमा के अंतर्गत ये इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है इसी का दायित्व रहता है, ठीक। तो यहाँ पर तीनों सही हैं, डी ऑप्शन सही है। 79 में वित्त कमीशन के बारे में पूछा है, फाइनेंस कमीशन, ये आर्टिकल 280 में है, ठीक है, 280 पूछा जाता है। यहाँ पे इनके कार्यों के बारे में बताइए। वित्त कमीशन को हम लोगों ने शायद सेपरेट भी पढ़ा था बहुत दिन पहले, और वित्त कमीशन के बारे में इसकी मजबूत स्थिति को बताया था कि राज्य किस तरीके से फाइनेंस कमीशन के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, किस वजह से, फंड के वजह से, है ना, पैसे की वजह से, क्योंकि अल्टीमेटली किस स्टेट में कितना फंड अलॉट किया जाएगा इसको रिकमेंड करता है फाइनेंस कमीशन, तो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल हो जाता है। भारत की संचित निधि जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसे CFI बोलते हैं, आर्टिकल 266 में है ना, आर्टिकल 266 में भारत की संचित निधि को बढ़ाने के संदर्भ में आवश्यक सिफारिश करना, ठीक बात है। ये जो कर राजस्व को राज्यों के बीच किस आधार पर बांटा जाए इस संदर्भ में आवश्यक सिफारिश करना, यही फैक्ट तो इम्पोर्टेंट है ना। इसी की वजह से स्टेट्स जो हैं वो फाइनेंस कमीशन के आगे खड़े रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है किस आधार पर, है ना, तो यही बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। डिस्क्रिशनरी पावर्स भी आपको कभी कभी दिख जाती हैं। और तीसरा ऑप्शन है वित्त विधेयक, यानी ये जो फाइनेंस बिल है इसको तैयार करना, तो ये काम तो वित्त कमीशन का नहीं होता है ना, ये तो गलत है, पहला और दूसरा सही है।
80 देखिए, 80 में है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई एवं दुर्गापुर में ये जो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। इस मॉडल को बोला जाता है पीसी महालनोबिस, क्योंकि इसी मॉडल पर ये जो उद्योगों का विकास यहाँ पे प्रेफरेंस दी गई थी। सेकंड ऑप्शन सही है, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन सही है। इनका पूरा नाम बताएंगे? पीसी प्रशांत चंद्र। पीसी का मतलब यहाँ पे प्रशांत चंद्र है। ये बहुत बड़े सांख्यिकी विद भी थे। 81 में निम्नलिखित में से किस मद को मिश्रित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सम्मिलित नहीं किया गया है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मिश्रित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है, इसमें 5 यहाँ पे 5 मदें होती हैं, 5 वर्गों में इसको क्लासिफाई किया गया है। पहला है खाद्य एवं पेय, पान एवं तंबाकू, कपड़े, जूते, चप्पल, चौथा है आवास और पांचवा है ईंधन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दिख रहा है जो नहीं है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, बाकी सभी इसमें काउंट किए जाते हैं। स्वामित्व योजना के बारे में बताइए। यहाँ पे पहले स्वामित्व का यहाँ पे फुल फॉर्म जानिए। सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ठीक है, पहला ऑप्शन है एक राज्य प्रायोजित योजना है। पहली बात बिल्कुल गलत है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम CSS है। इस योजना की शुरुआत, चूँकि यहाँ पे फुल फॉर्म में आपने देख लिया, यहाँ पे गांव से संबंधित बात हो रही है, विलेजेस से संबंधित बात हो रही है, तो यहाँ पे पंचायती राज वाली बात आ जाएगी। ठीक है, और पंचायती राज दिवस जो होता है वो 24 अप्रैल को होता है। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी 24 अप्रैल 2020 को की गई थी। यहाँ पे 15 ये जो लिखा ये गलत है, 24 होना चाहिए था। दूसरी बात भी गलत है। तीसरा है भारतीय सर्वेक्षण विभाग इस योजना हेतु प्रौद्योगिक कार्यान्वयन एजेंसी है। ये बात ठीक है, केवल 3 हो जाएगा यहाँ पे, केवल 3। चलिए 83 में नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम से क्या तात्पर्य है? देखिए यहाँ पे भी एक ग्रीनिंग शब्द लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ग्रीनिंग से हम लोग को समझ में आता है कि पर्यावरण और जलवायु जोखिम जैसी बातें भी यहाँ पे काउंट की जा रही हैं। पर्यावरण और जलवायु जोखिम से संबंधित जो विषय होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, इनको भी वित्तीय क्षेत्र में शामिल किया जा रहा है। और ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है, ये एक ग्रुप होता है, एक बैंकों का समूह है जिसमें RBI भी है। ठीक है, RBI भी है। तो यहाँ पर पहली बात देखिए, यह केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई वित्तीय व्यवस्था है। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ RBI का काम नहीं है, ये ग्रुप ऑफ सेंट्रल बैंक्स हैं सभी देशों का। इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे सेंट्रल बैंक हैं। वो नंबर कितने हैं वो सब नहीं जानना है। यहाँ पे जो मेन पर्पज़ था, ये पर्यावरण और जलवायु जोखिम जैसे जो मुद्दे हैं इनको वित्तीय क्षेत्र में शामिल किया गया है। और बाकी ये स्वैच्छिक समूह तो है ही, बी बात है यहाँ पे जो लिखा है ये सही है। शेयर मार्केट से यहाँ पे इसका कोई संबंध नहीं है, बाकी सब गलत है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 84 देखिए, 84 में प्राथमिक घाटा ज्ञात करना है। तो ये तो आसान है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। फिजिकल डेफिसिट जो होता है, राजकोषीय घाटा जो है, इसमें से ब्याज भुगतान को घटाना पड़ता है, तो प्राथमिक घाटा मिल जाता है। सी ऑप्शन देखिए यहाँ पे सही लिखा है। और इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने पहले की टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे से समझा है। 85 देखिए, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, BEPS। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग शब्द को कभी कभी समाचारों में किस शब्द में प्रयुक्त किया जाता है? यह एक तरह से कंपनियों के द्वारा यूज की जाने वाली एक स्ट्रेटजी होती है, कर पर अंकुश लगाने के लिए टैक्स प्लानिंग से संबंधित है। ठीक है, ये ऑप्शन देखिए यहाँ पे सही लिखा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कर चोरी पर अंकुश लगाना। ध्यान रखना, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। चलिए 86 देखिए। 86 देखिए यहाँ पे, ओजोन परत को हानि पहुँचाने वाला घरेलू उपकरण। ठीक है, AC है, सही है बात। मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है, ये भी सही है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है तीसरा वाला। उष्णकटिबंधीय मिट्टियाँ जो हैं, ट्रॉपिकल सॉइल जो है, नाइट्रस ऑक्साइड का नेचुरल सोर्स होता है। ठीक है, ये बात सही है। 87 है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? टॉन्सले के द्वारा। इनको इकोसिस्टम का जनक भी बोला जाता है ना, इकोसिस्टम का जनक बोला जाता है इनको। चलिए 88 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह आहार श्रृंखला बनाता है? फूड चेन के बारे में पूछ रहे हैं। तो फूड चेन में तो हम लोग प्राइमरी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे उत्पादक पढ़ते हैं ना बेस पर, फिर प्राथमिक उपभोक्ता हो जाते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाते हैं, फिर टॉप यहाँ पे कंज्यूमर हो जाते हैं। इनके साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं ना, अपघटक जिसे बोलते हैं। तो इसी सीक्वेंस में कोई ऑप्शन देख लीजिए। घास है, फिर घास को खाने वाली यहाँ पे बकरी है, फिर बकरी को खाने वाला यहाँ पे मानव है, बी ऑप्शन ठीक है।
89 में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन कैसे होता है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है ना, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और फोटोसिंथेसिस कौन करता है? ये हरे पौधे करते हैं, है ना, ग्रीन प्लांट्स करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं। तो यहाँ पे उत्पादक हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। 90 में जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसों का सही पेयर कौन सा है? ग्रीन हाउस गैसेस पूछ रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वाटर वेपर, जल वाष्प। यहाँ पे देखिए कौन सा पेयर है। तो यहाँ पे तो एक से ज़्यादा दिख रहे हैं पेयर्स, है ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन। और ये ऑप्शन देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ पे BOD दोनों सही हैं, BOD दोनों सही हो जाएगा। चलिए कौन सा क्वेश्चन था ये, कहाँ गया? ठीक है, 90 था ना, BOD दोनों होगा यहाँ पे। 91 देखिए, नाभिकीय विखंडन से क्या संबंधित है? तो आसान सा क्वेश्चन है यार। यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूज़न पूछ रहे हैं या फिर फिजन पूछ रहे हैं? यहाँ पे फिजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, फिजन। और फिजन में क्या करना होता है? यहाँ पे तोड़ना होता है, छोटे नाभिक जो होते हैं वो टूटने लगते हैं, इसी प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ये ऑप्शन देखिए, बड़े और भारी नाभिकों के छोटे नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया, ये ऑप्शन सही है। 92 है, नाखून और बाल में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बताइए, जल्दी से बताइए, ये तो सब रिपीटेड क्वेश्चन है। केराटिन नामक प्रोटीन होती है, केराटिन, ठीक है, केराटिन यहाँ पे इस तरफ लिखा होगा, ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः किस में व्यक्त किया जाता है? यूनिट पूछ रहा है, ग्लूकोज लेवल जो मेज़र किया जाता है, ये मेज़र किया जाता है mg/100 ml में, ठीक है। और 100 ml को क्या बोलते हैं? डेसीलीटर बोलते हैं। तो ये mg/dl हो जाएगा, mg/dl, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, सी ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पे पेयर बनाइए। बी ऑप्शन में लिखा है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI पढ़ते हैं। ये CDRI कहाँ पे है? ये लखनऊ में है, ठीक है, ड्रग इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, न्यू दिल्ली में नहीं है। सी ऑप्शन है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये तो ICAR ही पूछ लिया इन्होंने। ICAR का जो हेडक्वार्टर है ये है दिल्ली में, ठीक है, ये दिल्ली में, ये लखनऊ में नहीं। और लास्ट है सेंटर ऑफ सेलुलर एवं मॉलिकुलर बायोलॉजी, सारे इंपॉर्टेंट है चारों अलग अलग। ये पुणे में नहीं है, ये हैदराबाद में है, ठीक है, हैदराबाद में। तो यहाँ पे 3 गलत हो गए, एक ही ऑप्शन बचा है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। 95 देखिए, एक तार में बहती विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिकल करंट एवं विभव अंतर, जिसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, प्रत्येक को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या हो जाएगी? ये क्वेश्चन तो कर पाएंगे आप फॉर्मूले से, हम लोग पावर की यूनिट पढ़ते हैं, पावर का फॉर्मूला पढ़ते हैं, P = IV, है ना। जहाँ पे P क्या है? ये यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर है, I क्या है? यहाँ पे करंट होती है, और V होता है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे विभव अंतर बोल रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपके पास है, बस वैल्यू पुट करना है। I को भी 3 गुना बढ़ा रहे हैं, B को भी 3 गुना बढ़ा रहे हैं, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक, सी ऑप्शन हो जाएगा। 96 देखिए, कोहरे में कौन से कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होते हैं? कोलाइड समझते हैं ना, ये जो कोलाइड होता है, कोलाइड को बोला जाता है नॉन होमोजीनियस मिक्सचर, हिंदी में बोलते हैं बिस्मांग मिश्रण। बिस्मांग से समझ में आ रहा होगा। आप किसी भी कोलाइड को देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये नॉन होमोजीनियस है, वो लगेगा कि ये पूरा अच्छी तरीके से इसमें, समान तरीके से इसमें पूरा मिक्स हो गया है, बट ऐसा होता नहीं है, ये रहता है नॉन होमोजीनियस नेचर का, बिस्मांग ही रहता है। अगर मुझे समय मिलेगा यहाँ पे तो मैं इमेज डाल दूंगा, तो आप उससे क्लियर समझ पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं एरोसोल का, है ना, एरोसोल। ये एरोसोल क्या है? ये गैस भी है इसमें, है ना, गैस भी है और लिक्विड भी है, यानी वेपर भी है। इसको कोलाइड बोला जाता है। ये कोलाइड, ये नॉन होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे आप बी ऑप्शन को ईजिली लगा सकते हैं। आसान सा एग्जांपल दें तो कोहरा हो जाएगा, ये कोलाइड है। यहाँ पे बादल हो जाएगा, ठीक है, कुहासा हो जाएगा। बादल में आप क्या देखते हैं? बादल में आप गैस देखते हैं, लेकिन साथ में इसमें क्या रहती हैं? वाटर वेपर रहती हैं, है ना, वाटर वेपर। यही वाटर वेपर जब कंडेंस हो जाती हैं तो फिर बारिश का रूप हो जाती हैं। तो क्या हो जाएगा? गैस में ये वाटर वेपर, गैस में द्रव,
ठीक। चलिए 97 देखिए, ये तो बड़ा कठिन सा क्वेश्चन होता है ना। चलिए 97 देखिए, फाइलेरिया, फीताकृमि, गोलकृमि सबके बारे में पूछ लें यहाँ पे एक साथ। फाइलेरिया जो है ये निमेटोड होते हैं, ठीक है। इसको तो अलग से यार समझाना पड़ेगा, मैं इमेजेस लगा दूंगा, ठीक है, तो उसमें देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। गोलकृमि और फीताकृमि में बस ध्यान रखा कीजिए कि गोलकृमि जो होता है ये एक लिंगी होता है, ये ठीक है। लेकिन ये जो टेप वोर्म होता है, फीताकृमि होता है, ये उभयलिंगी होता है, ना कि एक लिंगी। ये बात गलत हो जाएगी, पहली बात गलत हो जाएगी। उभयलिंगी मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब यही मेल होते हैं और यही फीमेल भी होते हैं, ठीक है। यानी मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते हैं, एक यहाँ पे बॉडी है और यही बॉडी मेल का भी काम करती है, यही बॉडी फीमेल का भी काम करती है। तो ऐसे बहुत से जीव एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में। यहाँ पे केंचुआ के बारे में भी लिखा है उभयलिंगी, ये बात भी ठीक है। ये 3 बातें सही हैं, 2 3 4, ठीक है। चलिए ये देखिए, पूसा कोमल ये लोबिया फसल की किस्म होती है। पूसा सदाबहार ये मिर्च की किस्म है। और यहाँ पे जो पूसा शुभ्रा लिखा है, पूसा शुभ्रा ये फूल गोभी है, ठीक है, फूल गोभी। और पूसा स्वर्णिम ये सरसों हो जाएगा। पॉज कर लेना वीडियो को, थोड़ा सा याद रख लेना, रिकॉल कर लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोबिया का पूसा कोमल, मिर्च का पूसा सदाबहार, फूल गोभी का पूसा शुभ्रा और सरसों का पूसा स्वर्णिम। 43 12 99 देखिए, यहाँ पे स्विस, स्विस का मतलब यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड है। और चीज़ तो जान ही रहे हैं, खाने वाली चीज़ है। इसमें पूछा गया है आपसे पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, और ये सारी चीज़ें बनाई कैसे जाती हैं ये सब तो हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक बात है, बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं। और इसी बैक्टीरिया का इन्होंने नाम पूछा है कि चीज़ में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। तो ठीक है, खाते रहते हैं तो कम से कम थोड़ा याद रखिए। ये जो बैक्टीरिया का नाम है, इसका नाम है प्रोपियोनिबैक्टीरियम, ठीक है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम, सी ऑप्शन। 100 में पूछा है, ये गाइनिकोमेस्टिया के संदर्भ में बताना है। हम लोग लिंग गुणसूत्र XY पढ़ते हैं ना, 2 पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे सीन अलग है। गाइनिकोमेस्टियम अलग सीन है, यहाँ पे 2 के बजाय 3 गुणसूत्र होते हैं, XXY। आपने भी एक क्वेश्चन किया ऊपर, उसमें उभयलिंगी पढ़ा था, उसमें आपने क्या सीखा था कि एक बॉडी रहती है और यही मेल का काम करती है और यही फीमेल का काम करती है ना। उसी तरह से मिलता जुलता यहाँ पे भी सीन है। यहाँ पे जो वाई गुणसूत्र है, वाई गुणसूत्र से क्या हो जाता है, यहाँ पे बॉडी जो है, शरीर है, शारीरिक संरचना जो है वो मेल की तरह हो जाएगी, पुरुष की तरह हो जाएगी। और एक्स गुणसूत्र जो है ये आपको रिप्रेजेंट कराता है, ये फीमेल की उपस्थिति को यहाँ पे दर्ज कराता है। तो अगर किसी शरीर में, किसी शारीरिक संरचना में इस तरह का कॉम्बिनेशन है तो उसे फिर गाइनिकोमेस्टिया बोला जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए, 101 देखिए, 101 देखिए, यहाँ पे विटामिन के बारे में पूछा है। जल में घुलनशील विटामिन जो है वो बी और सी हैं, पहली बात सही लिखी है। फैट में जो सोल्यूबल होते हैं विटामिन वो A D E के यानी बी और सी के अलावा जो है वो फैट में हो जाते हैं। और विटामिन को सहायक आहार कारक भी बोला जाता है। तीनों बातें यहाँ पे सही हैं, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे विटामिन की खोज पूछा जाता है कभी कभी, तो वो ध्यान रखना, उनका नाम है सी फंक, ठीक है, सी फंक। चलिए नेक्स्ट है, किसी वस्तु का भार होता है, वेट हम लोग पढ़ते हैं, ये मास नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो भार लिखा है यहाँ पे इसका मतलब है वेट, ठीक है, वेट। वेट और मास में फ़र्क समझते हैं। वेट यानी ये, इसको हिंदी में भार बोलते हैं, और मास को हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक है, द्रव्यमान। वेट यानी भार, भार मतलब ये mg, ठीक है, इसमें g भी होता है साथ में, और ये सिर्फ m होता है, इसलिए mg जो है ये फोर्स है, यानी वेट जो है, भार जो है ये फोर्स होता है, ठीक है। और पृथ्वी की सतह पर g की वैल्यू हर जगह अलग अलग है, क्योंकि g की वैल्यू अलग रहेगी तो mg की वैल्यू भी यहाँ पे परिवर्तन हो जाएगा। जैसे हम लोग इक्वेटर पे पढ़ते हैं, इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर, यहाँ पे g की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे सबसे कम होती है, ठीक है। और पोल की अगर बात करें तो पोल पर g की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो अगर यहाँ पे mg को काउंट करके देखिए तो mg की वैल्यू यहाँ पे इक्वेटर पे कितनी हो जाएगी, ये भी कम रहेगी, और पोल पे mg की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। सिंपल है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्रुवों पर अधिकतम होगा वेट। चलिए यहाँ पे देखिए 103 में यहाँ पे जल का आपेक्षिक घनत्व सबसे अधिक किस ताप पर होता है।
जल के बारे में एक प्रॉपर्टी है, जल की एक प्रॉपर्टी है 4 डिग्री सेल्सियस की, है ना। 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या चीज़ें रहती हैं जल के बारे में। यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग, एक तो डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी, और दूसरी चीज़ होती है वॉल्यूम। ये दो प्रॉपर्टी यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बातें होती हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर की डेंसिटी होती है ये सबसे ज़्यादा होती है, अधिकतम होती है। ये पढ़ के रखे हैं हम लोग साइंस में। और वॉल्यूम, चूँकि डेंसिटी अगर ज़्यादा रहेगी तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो 4 डिग्री पर वाटर की स्थिति जो है वॉल्यूम सबसे कम होता है और डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है, इसको 4 डिग्री सेल्सियस तक आपको रीच कराना है, तो आप क्या करेंगे, वाटर को हीट करेंगे, है ना, गर्म करेंगे, तब वो 0 डिग्री से 4 डिग्री तक पहुँचेगा। तो जब कोई चीज़ गर्म होती है तो नॉर्मली क्या होता है, जब कोई चीज़ गर्म की जाती है तो नॉर्मली होता है आयतन में वृद्धि होती है ना, आयतन में वृद्धि होती है। लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं है। पानी के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 से 4 डिग्री तक अगर वाटर का टेम्परेचर रीच करता है तो वॉल्यूम घटता है, ठीक है, यहाँ पे उल्टा हो जाता है और डेंसिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे उत्तर कितना हो जाएगा 273.5। ये तो नॉर्मल यहाँ पे डेटा होता है, इसमें 4 डिग्री जोड़ देना है बस। तो 273 में 4 डिग्री जोड़ देंगे तो 277.15 के हो जाएगा, ठीक है। के से मतलब यहाँ पे केल्विन है, डिग्री सेल्सियस में नहीं आंसर। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना होता है तो 273 जोड़ते हो ना, बट एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो 273.15 होती है। चलिए 104 देखिए, 104 देखिए, यहाँ पे वेवलेंथ के बारे में पूछा है। और वेब ग्योर भी हम लोग जानते हैं। वेब ग्योर यहाँ पे लास्ट वाला कलर कौन सा है, रेड है। और इसकी वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ रेड कलर की सबसे ज़्यादा होती है। सबसे कम किसकी हो जाएगी, यहाँ पे वायलेट की हो जाएगी, ठीक है। इसको आम भाषा में अगर बात करें तो वेवलेंथ कम होने का मतलब है कि इसको बहुत दूरी से नहीं देखा जा सकता है। वायलेट रंग जो है आप बहुत दूरी से नहीं देख सकते हैं, लेकिन रेड कलर को आप बहुत दूरी से देख सकते हैं क्योंकि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। इसको एक एक तरीके से और बोल सकते हैं कि इसका जो स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन, ये सबसे कम होता है लाल रंग का। पहली बात पढ़िए, नीला और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है, ठीक है। लाल रंग का स्कैटरिंग सबसे कम होता है, ये बात भी सही है। और तीसरी बात है, घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित करता है, ठीक है, अवशोषित नहीं परावर्तित करता है, इसलिए दिखाई देता है। यहाँ पे परावर्तित होना चाहिए था, तीसरा पॉइंट गलत है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 105 में कार के पीछे के यातायात के दृश्य अवलोकन के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये रियर मिरर के बारे में पूछ रहे हैं, है ना, रियर मिरर के बारे में। और यहाँ पे पीछे का यातायात देखना है यानी बहुत बड़ा एरिया देखना है, और शीशे का साइज इतना छोटा सा है यानी बड़े साइज को आपको इतने छोटे से क्षेत्र में देखना है, लाना है। तो ये प्रॉपर्टी किस दर्पण की होती है कि बहुत बड़े एरिया को छोटे से एरिया में दिखा देता है। ये प्रॉपर्टी होती है उत्तल दर्पण की, उत्तल को बोलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक। ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। 106 देखिए, हाल ही में जारी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक, ये 2022 के डेटा है, इसको हटा दीजिए, ठीक है, क्वेश्चन को हटा दीजिए। 107 देखिए, किसे भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, इसको तो हम लोगों ने मेंस प्रैक्टिस में भी इस क्वेश्चन को किया था। ये जो AGI होते हैं, AGI भारत सरकार का वकील होता है ना, इस पर एक मुख्य परीक्षा का हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। जो लोग जुड़े होंगे टेलीग्राम से उस ग्रुप से, वो लोग लिखते भी हैं, आप लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, काफ़ी आंसर्स अच्छे देखने को मिलते हैं। इसको हम लोग आर्टिकल 76 में पढ़ते हैं, है ना, आर्टिकल 76। अभी जो प्रेजेंट में AGI है वो R वेंकटरमणी है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए 108 देखिए, विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया। इसका आयोजन किया गया था दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, ठीक है, दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, ये ऑप्शन ठीक है। 109 देखिए, हाल ही में यूनेस्को ने 48 भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी की है। ये 48 नहीं था, हम लोगों ने करंट में पढ़ा था इसको, ये 50 था, ठीक है। 50 भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी की है यूनेस्को ने। हेडक्वार्टर कहाँ पे, पेरिस में, पेरिस कैपिटल है फ्रांस की, और स्थापना 1945 में हुई थी। ये दो बातें सही लिखी हैं, पहली गलत है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 110 में क्या है, किन दो राज्यों के सशस्त्र बल अधिनियम, अफस्पा जैसे बोलते हैं, को 6 महीने के लिए मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया। जो कि पुराना क्वेश्चन हो गया अब, ये इसका करेक्ट आंसर था अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, डी ऑप्शन। 111 देखिए, पहली बात लिखी है, स्वांते पावो को फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ये बिल्कुल करेक्ट है, ये स्वीडन की है, ठीक है। दूसरी बात है, स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के माध्यम से वर्ष
1885, 1885 नहीं, 1895 है। 1895 में 5 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। ठीक, तो ये 1885 गलत हो गया, दूसरा भी बात गलत हो गई। अभी वर्तमान में कितने क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल प्राइज़? 6 फील्डों में। ये 6वीं फील्ड कौन सी थी? इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ये 1968 से जुड़ा था। ठीक है, इससे पहले 5 श्रेणियों में दिए जाते थे। तो यहाँ पे दूसरी बात गलत है, लेकिन यहाँ पे गलत ही पूछा है, तो केवल 2 आंसर हो जाएगा। 112 देखिए, हाल ही में किसे चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 करेक्ट आंसर है। पंकज त्रिपाठी नेशनल आइकन इनको बनाया था ईसी ने। 113 में हाल ही में एनी एनॉक्स को वर्ष 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये सही है ना? ये बिल्कुल सही है। कहाँ की हैं ये एनी एनॉक्स? ये फ्रांस की हैं। ठीक है, 1901 से शुरू हुए नोबेल पुरस्कार के 119 साल के इतिहास में 2 बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्थगित किया जा चुका है। ये ठीक है, एक बार जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, यानी 1943 की बात है, एक बार सस्पेंड किया गया था इस पुरस्कार को, और दूसरी बार अभी 2018 में। ठीक है, साहित्य की बात है, ये साहित्य के बारे में याद रखना। तो ये दोनों बातें सही लिखी हैं, लेकिन यहाँ पे गलत पूछा है, तो गलत कोई भी नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 114 सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 आयोजित किया जा रहा है। अब तो किया जा चुका है, और ये कहाँ पे आयोजन हुआ था इसका? लेह में। ठीक है, लेह में। ये सितंबर 2022 की बात है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कौन सा राज्य अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? पहले तो 36वां बताइए, 36वां कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? ये तो गुजरात में हुआ था। ठीक है, गुजरात में ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। और अगली साल के इसी साल लास्ट में अक्टूबर में गोवा में आयोजन किया जाएगा इनका। 116 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट जारी की है? एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है विश्व आर्थिक मंच की। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, WEF, ये ऑप्शन। 117 देखिए, ये सारे क्वेश्चन तो हम लोग किए थे, है ना, PCS फ्री से पहले करंट में किए थे। हाल ही में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? हैदराबाद करेक्ट आंसर था। 118 में पूछा है, एक्सरसाइज पूछा है, एक अभ्यास है टाइगर ड्रम के नाम से। ये भारत और कौन सा देश होता है? अमेरिका, है ना, USA और इंडिया के बीच होती है टाइगर ड्रम। 119 देखिए, यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन है। यहाँ से 4 और 12 का तीसरा समानुपाती क्या है? तीसरा समानुपाती निकालने के लिए 4:12, और यहाँ पे बराबर में करना है, फिर से 12 लिखना है, और रेशियो में जो आपको निकालना है उसको x मान लीजिए। तीसरा समानुपाती चौथे नंबर पर लिखा जाएगा। ठीक है, ये चौथे नंबर पर लिखा जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 4x बराबर 12×12। अब इसका 12×12 में गुणा मत करने लग जाना, फिर भाग 2 के 4 का क्या मतलब है? अलग अलग लिखो ना, 4 से कट जाएगा, तो 36 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू 36 होगी, बी ऑप्शन। 120 देखिए, यदि किसी संख्या के 89% में से 89 घटाने पर शेषफल भी 89 आ जाता है तो संख्या क्या होगी? तो जो क्वेश्चन में लिखा है ना, वैसे लिखते जाओ। किसी संख्या के 89%, ठीक है, 89% में से 89 घटा दिया तो शेषफल कितना आ रहा? शेषफल भी 89 आ रहा, यही लिखा है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए। 89x/100, 89 को उस तरफ ले गए, प्लस हो जाएगा, और दोनों को जोड़ दिए तो 9 9 18 हो जाता है, 8 8 16 17, 178। अब यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 178 × 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये 89। तो 178 के बारे में पता है हम लोग को, 89 का डबल है, तो 2 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू 200 होगी, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, 121 देखिए, ए का भाई बी है। ठीक है, ए का भाई बी है, सेम जनरेशन के हैं, तो एक ही लाइन में लिखा, और साथ में ये भी पता चल गया कि बी भाई है, यानी ए मेल है। और इसके आगे लिखा है जिसकी इकलौती बहन ए, यानी ए जो ए है ये बहन है, तो ये फीमेल लिख दिया। और ए है कौन? ये सी की माता है। ठीक है, सी की माता है, तो मैंने सी यहाँ पे लिख लिया, यानी सी की मम्मी कौन हुई? सी की मम्मी ए हुई। और बी कौन हुआ सी का? बी मामा हुआ सी का। इतना क्लियर है। और आगे लिख रहे हैं डी की माँ की ओर से सी की नानी है। ये जो डी है ये सी की नानी है। ठीक है, यानी डी की बेटी कौन हुई? ए हुई ना। डी और ए में रिश्ता यहाँ पे पूछा है तो पुत्री हो जाएगी। ए जो है वो डी की पुत्री है,
बी ऑप्शन सही है। 122 देखिए, एक परीक्षा में 100 स्टूडेंट हैं, इनके प्राप्तांकों का औसत 40 है। तो टोटल अंक हमने एक्स लिख लिए, ठीक है। औसत यानी नंबर यहाँ पे स्टूडेंट 100 हैं और इनका औसत है 40, इतना हमें पता है। तो यहाँ से टोटल स्कोर हमें पता चल जाएगा, ये 4000 हो गया। सभी 100 लड़कों का जो सभी 100 लड़कों के अंकों का जो योग है वो 4000 है। अभी कह रहे हैं बाद में पता लगा कि एक छात्र का प्राप्तांक 53 के स्थान पर 83 पढ़ लिया गया था। यानी ये जो 4000 टोटल बना है इसमें 83 को काउंट किया गया है ना, जबकि 53 को काउंट करना चाहिए। तो इसको सही से आप कैसे लिख सकते हो? 4000 ठीक है हमारे पास टोटल है, हमने गलती से 83 पढ़ लिया था, तो 83 इसको घटा दो और जो सही था वो वैल्यू लिख दो, तो ये करेक्ट हो जाएगा, फिर ये टोटल करेक्ट आ जाएगा। तो इसको आप जोड़ेंगे घटाएंगे तो 3970 आ जाएगा, ठीक है। ये टोटल स्कोर होगा करेक्ट वाला। तो अब इसको औसत निकालना है तो 100 से भाग कर दीजिए, क्योंकि संख्या तो वही रहेगी ना। 100 स्टूडेंट तब भी थे और अब भी हैं, 100 से भाग दोगे तो बस यहाँ पे बिंदी बिठा दो। 39.7 सी ऑप्शन सही है। चलिए 123 देखिए। सैलेस उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है। ये सैलेस है, यहाँ पे 4 किलोमीटर चला दिए हम, ठीक है, उत्तर की ओर। भाई बाएँ मुड़ता है, अब इसके बाएँ मोड़ना है आपको, तो वह किस तरफ चलेगा? बाएँ चला दिए, ये 6 किलोमीटर हो गया। भाई पुनः पुनः भाई दाएँ मुड़ता है, अब दाएँ मुड़ दिए और 4 किलोमीटर चला दिए, अभी 4 किलोमीटर हो गया, ठीक। अब पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से भाई कितनी दूर है, तो आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है ना। यही है, यही प्रारंभिक स्थिति थी, ये अंतिम स्थिति है। तो बस यहाँ पे पाइथागोरस लगानी है। पाइथागोरस यहाँ पे ट्रायंगल बना लीजिए और सारी डिस्टेंस में पता है। ये अगर 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी, और ये अगर 4 है, ये 4 है ना, तो ये भी 4 हो जाएगी, ठीक है। तो अभी टोटल कितनी हो गई? ये 8 हो गई, और ये कितनी है? 6 है। तो हमें एक ट्रायंगल हमारा बन गया 8 का और ये 6 का, और ये हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा? 88 64 6 छंग 36, सीधा सीधा दिख रहा है 100, वर्गमूल लोगे 10 आ जाएगा। डी ऑप्शन सही है। 124 देखिए, यदि एक दर्पण में देखने पर किसी घड़ी में समय 9:30 प्रतीत होते हैं तो सही समय क्या है? ये घड़ी बना ली, 9:30 बजा दिए, यहाँ पे मिरर लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखेगा? तो यहाँ पे कुछ ऐसी स्थिति दिखेगी, है ना, ऐसी स्थिति दिखेगी। और ये कौन सा समय है? ये 2:30 बज रहा है, ठीक है, आसान था। 125 देखिए, 125 इस नंबर को ऐसा लिखा जाता है। 2346 को NPSU लिखा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? बस इसी में से नंबर खोज लीजिए। यहाँ पे 2346 को क्या लिखा है इन्होंने? NPSU, ठीक है। हम लोग को निकालना है 23549, इसका कोड क्या बनेगा? तो यहाँ पे दूसरी बात भी लिख लीजिए, 15789, इसको क्या है लिखा गया है? XTZAL। 2 की जगह क्या है? 2 की जगह N है, N लिख लिया, ठीक। फिर हमें चाहिए 3, तो 3 की जगह NP है, P लिख लिया। फिर हमें 5 चाहिए, तो 5 का क्या है नंबर? ये 5 का T हो जाएगा, ठीक। NPT देख लो बस, तो NPT 2 ऑप्शन में दिख रहा है अभी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 को क्या लिखा गया है? 4 को S लिखा गया है। अब मिल जाएगा आंसर, पहला ऑप्शन ठीक है, ठीक। 126 है, 126 देखिए। ए से यहाँ पे C कैसे बना? +2 किया। B से D कैसे बना? +2 किया। Z से W कैसे बना? ABCD लिखोगे तो सब कुछ दिखेगा, ठीक है। Z से W बना -3 करने पे, और Y से X बना -1 करने पे। तो हमारी कोडिंग क्या है? +2 +2 -3 और -1। यहाँ पे लगा देना है, तो लगा दीजिए। E में +2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? E में +2 करेंगे तो हो जाएगा G। F में +2 करेंगे तो ये हो जाएगा H। तीसरा लेटर है V में -3 करना है, ठीक है, क्योंकि तीसरा जो कॉम्बिनेशन था वो -3 से बना था। तो V में -3 करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, और U में -1 करेंगे तो T आ जाएगा। GHST। GH कौन सा ऑप्शन है? B ऑप्शन है। चलिए 127 देखिए, ये तो स्क्वायर ही लिखे हैं सीधा सीधा। ये 11 का स्क्वायर है, ये 11 का क्यूब है, तो अगला लेटर जो आएगा वो 11 की पावर 4 आएगा, है ना। तो 11 की पावर 3 तक तो हमें पता ही है ना। एक 11 से और गुणा कर दीजिए तो उत्तर मिल जाएगा, 14,641 हो जाएगा, ठीक है। गुणा कर लेना, यही आ जाएगा। 128 देखिए, इन सब क्वेश्चन में बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं यार, है ना।
अब जो आप पहले अप्लाई कर देंगे, अगर लग गया तो ठीक है, और नहीं लगा तो फिर इसमें टाइम किल भी होता है। जैसे यहाँ पे पहला कॉलम ये है, सॉरी पहली रो ये है, तो 5 और 9 को लेके 17 बनाने की कोशिश करेंगे। 5 और 9 14 होता है, बट 17 तक नहीं पहुँच रही है गाड़ी, तो +3 ऐसे माइंड में हम लोगों ने सोच लिया, ठीक है +3, 3 ज़्यादा है तो 17 बन जाएगा। फिर ऐसे ही 3 और 7 जोड़ेंगे तो 10 ही बन जा रहा है, लेकिन हमें 21 चाहिए, तो +3 करने पे भी काम बन नहीं रहा है, यानी ये वाला लॉजिक जो है वो गलत हम लोग लगा रहा है। ठीक है, तो आप फिर किसी दूसरे लॉजिक पर जाएंगे, फिर इन सभी को जोड़ने की कोशिश करेंगे, है ना, कॉलम कॉलम को जोड़ेंगे। तो इसको अगर सभी को जोड़ देंगे 1 नंबर आ जाएगा, इन सभी को जोड़ दोगे तो ये तो बड़ा संख्या बड़ा नंबर आ जाएगा, है ना, क्योंकि नंबर बड़े बड़े हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। तो इस तरीके से करना है कि हमारा काम बन जाए। ऐसे ऐसे जोड़ के देखिए, ऐसे ऐसे जोड़ेंगे तो कुछ हद तक फिट बैठ सकता है, ऐसा भी लग रहा है, लेकिन जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप जोड़ेंगे तो 31 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 31 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 31 आ जाएगा, तब सही है। 3 कॉम्बिनेशन में अगर बन रहा है 31 जोड़ने पर, तो इसमें भी फिर वही लॉजिक लगेगा। तो 19 और 6 कितना होता है, ये 25 हो गया, और 25 को 31 तक पहुंचाने के लिए हमें कितना नंबर की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे 6 तो ऑप्शन में है ही नहीं। ये जो 19 है ना, ये 19 नहीं है, ठीक है, 10 लिखा हुआ, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, ये 10 है, तो ये 16 हो जाएगा। अब 31 बनाने के लिए 15 की ज़रूरत है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 129 देखिए, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब हुई थी। ये नाफेड की बात कर रहे हैं, ठीक है, नाफेड इम्पोर्टेंट होता है। स्थापना हुई थी 1958 में, डी ऑप्शन। 130 CACP के बारे में बताइए। कृषि लागत एवं मूल आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, यही होता ना। पहली बात लिखिए, कृषि मूल आयोग की स्थापना 1975 में की गई थी, ये गलत है, 1965 आपको याद रखना है। ठीक है, पहले जो नाम था वो CACP नहीं था, कृषि मूल आयोग था, इसका नाम फिर बदला है, नाम बदल के फिर CACP आपको वर्तमान में दिखता है। नाम बदला था 1985 में, ठीक है, 1985 में, तो पहली बात गलत हो गई। 1995 में कृषि मूल आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत, वही चीज़ लिखी है, बट 1985 है, दोनों बातें गलत हैं। सही कौन सा है, कोई भी नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा। 131 में रैचिंग, रैचिंग खेती का संबंध किससे होता है। एक शब्द होता है रेंचर, रेंचर किसे बोलते हैं, रेंचर ये नाम होता है जो भेड़ बकरियों को चराते हैं चारागाहों में। तो इस तरह की ज़मीन जो होती है रेंचिंग खेती, इसमें ये सब नहीं होती है, जुताई बुआई वगैरह नहीं होती है। ये बड़े बड़े चारागाह होते हैं जहाँ पे बस जानवर चढ़ते हैं, ठीक है, केवल पशु चारण हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये तो, है ना, कहाँ पे है ये मथुरा में, यूपी स्पेशल से कई बार पूछा जाता है। बकरी अनुसंधान संस्थान, बरेली मत लगा देना, ठीक है, बरेली में भी एक संस्थान है ना जानवरों का। 133 यहाँ पे मैच कराइए। इस तरह के क्वेश्चन बड़े कठिन होते हैं, है ना, बट अगर आपको 1 2 आते हैं तो फिर आसान भी हो जाता है, क्योंकि मैचिंग मैचिंग में हेल्प मिल जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब लॉन्च की गई थी, 2006 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ये तो आसान है ना, 2007 और 8, 2007 और 8, इसको ए से मिला दीजिए, पहले वाले को आप मिला दीजिए 2 से। स्वजल धारा कार्यक्रम जो है, ये इसको लॉन्च किया गया था 2002 में। और चौथा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये तो आसान है क्योंकि लेटेस्ट योजना है, सबसे लेटेस्ट ऑप्शन यही दिख रहा है, डी का 3 देखिए एक ही ऑप्शन में है, उत्तर तो मिल जाता हम लोगों को। ठीक, पॉज कर लेना, याद कर लेना। 34 देखिए, मूली में तीखापन आइसोसाइनेट के कारण होता है, सही है। मिर्च में चरपराहट जो है कैप्सिसिन, ठीक है। लहसुन में गंध एलाइसिन, तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना इनको। करेले में जो कड़वाहट होती है ये ओलियो रेसिन के द्वारा नहीं होती है, इसका रीज़न है मेमोरी कोसाइट, ठीक, तो यहाँ पे गलत, डी ऑप्शन है। चारों को एक बार याद कर लेना। दशहरी और नीलम के संकर से उत्पन्न आम की प्रजाति कौन सी होती है, आम्रपाली होती है, तो 10वीं 20वीं बार पढ़ चुके होंगे। 136 है यहाँ पे, यदि जन्म और एवं मृत्यु दर समान है तथा अंत या बाह्य प्रवजन भी नहीं हो रहा है, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे बोला जाता है शून्य जनसंख्या वृद्धि दर बोला जाता है इसे, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। 137 2011 की सेंसस के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल कितनी संख्या है। सेंसस में किया था हम लोगों ने ना, PCS प्री से पहले इसको पढ़ा था, पहले भी पढ़ते ही आ रहे हैं कितने सालों से, 2011 का डेटा है।
और ये संख्या है, नगरों की कुल संख्या है 3892। ये एग्जैक्ट फिगर याद होना चाहिए, 3892। 138 देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या स्थिति है यहाँ पे। अगर 2011 की सेंसस के अनुसार बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 382 पढ़ते हैं हम लोग, है ना। 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में इतने लोग रहते हैं ऑन एन एवरेज। तो एक समय ये पॉपुलेशन डेंसिटी 77 भी हुआ करती थी, आज वर्तमान में 382 दिख रही है। तो ये निरंतर बढ़ा है, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 139 है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी। अब यह लक्षित वर्ष इसको चेंज कर दिया गया है, शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये शिफ्टिंग कब तक हुई है, 2070 तक, ठीक है। अब 2070 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि जनसंख्या स्थिर हो सकती है, ठीक, डी ऑप्शन सही है। 140 में क्या है, 140 में सेंसस से भी क्वेश्चन है और पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन कहाँ पर रहती है, अनुसूचित जनजातियों की संख्या। एसटी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, ठीक, मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा, याद रखना उड़ीसा, फिर गुजरात। 3 याद रख लेना, बहुत है, एमपी उड़ीसा। करेक्ट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ गया, पेज नहीं है क्या, अच्छा सॉरी, ये आरओ का कर रहा है ना, तो 140 ही क्वेश्चन होते हैं। एक बार को लग रहा था कि पीसीएस का कर रहा है, कोई नहीं, ये हम लोग का टेस्ट नंबर 8 हो गया, ठीक, कंप्लीट। टेस्ट नंबर 9 हिंदी का था, वो हमने पहले ही करा दिया था। टेस्ट नंबर 10 में मिलेंगे अब आपसे, ठीक है। और ये जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट जैसे ही ख़त्म होते हैं तो फिर किसी और कोचिंग की मैं टेस्ट करा दूंगा। आप लोग वहाँ पे कमेंट कर देना, सजेस्ट कर देना टेलीग्राम पे, तो उसी की कर देंगे। आप लोग पीसीएस मंत्रा का शायद बोल रहे थे, कुछ लोगों ने कमेंट किया था पीसीएस मंत्रा, तो देख लेना, आप लोग बताइएगा, जो बेस्ट रहेगा उसी को कर लेंगे। पहले मैं देखूंगा पहले जाके कौन सा बेस्ट है। चलिए फिर रिवाइज करते रहिए और मेहनत करते रहिए और आंसर्स लिखते रहिए मेंस का, ठीक है, और पोस्ट भी करते रहिए साथ साथ में। चलते हैं, थैंक्स।